तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राघव टेक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कक्षा छठी से लेकर 11वीं 10वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। तो आइए आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का स्थिति एवं विस्तार पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को लाइन बाय लाइन उस चैप्टर का रीडिंग दिलवाएंगे या पढ़ाएंगे, कुछ भी आप लोग समझ लीजिए। जहाँ पर क्वेश्चन बनने लायक होंगे वहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, या आप लोगों को वहाँ पर ध्यानपूर्वक बताया जाएगा। तो चलिए आज हम अपना 9th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का क्लास शुरू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। हमारा भारत, जिस देश में हम लोग रहते हैं, वो विश्व की प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। ठीक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। मतलब भारत की जो प्राकृतिक विविधता है, जो अच्छी प्राकृतिक विविधता है, बहुत बहुत सुंदर से पर्यटक स्थल हैं, नज़ारे हैं, उन सब ने अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। मतलब कि हमारे भारत में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं भी पाई जाती हैं। जैसे कहीं भरतनाट्यम होता है, तो कहीं कुछ डांस होता है, तो कहीं होली मनाया जाता है, तो कहीं ईद मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी मनाया जाता है। तो अलग अलग पर्व हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। उसने इस देश को विश्व में एक अलग पहचान दी है। ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। जो सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, वो भारत में ही विकसित हुई थी। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। जो विश्व का सबसे पहला गणराज्य है वो बिहार में स्थित वैशाली जिला ही है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए भारत का जो विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, याद रखिएगा। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, तो वो है हिंद महासागर। हिंद से हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी। ठीक है। यह दक्षिण एशिया में यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। यह जो है दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को, अचीवमेंट को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। पिछले कुछ दशकों में जो है कि भारत ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत प्रगति किया, मतलब थोड़ा तरक्की किया है, बहुत तरक्की किया है। किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। मगर जो है कि जैसे जैसे हम लोग विकसित हो रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारे भारत के कुछ लोग जो है कि हमारे भारत देश की जनसंख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे भारत के विकास में बहुत बड़ा बाधक बना हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, उन लोगों के लिए आवश्यकताएं भी बढ़ती जाएंगी। आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो फसल भी ज़्यादा उगाना पड़ेगा, जिससे कि फसल ज़्यादा तो उगेगा, मगर हम लोग दूसरे देशों से निर्यात आयात नहीं कर पाएंगे, जिससे कि ये भारत देश विकसित नहीं हो पाएगा। देश का माल देश में ही खर्च हो जाएगा, जिससे कि कमाने का कुछ जरिया नहीं होगा। जैसे कि आपके घर में जैसे 10 किलो चावल बन रहा है और 10 किलो घर में ही उपयोग कर ले रहे हैं, तो बेचने के लिए कुछ नहीं है या बाहर व्यापार करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके घर में पूंजी आने का कुछ भी रास्ता नहीं है। तो आप अपना घर कैसे चलाइएगा? उसी तरीके से जनसंख्या बढ़ने से हमारे भारत में भी हो सकती है दिक्कत। तो आइए आगे देखते हैं स्थिति, भारत की स्थिति क्या है। यह है भारत की स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। देखिए, हमारा जो भारत है उसका मुख्य भूभाग, ये जो देखिए अक्षांश और देशांतर, ये सब अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के लिए देखिए हम इसके लिए अलग से कॉपी पे लिख रहे हैं।
देखिए जैसा कि ये रहा हमारा पृथ्वी कैसा है, गोल। मान लीजिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है उससे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। शुरू से एकदम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा बिल्कुल आएगा। देखिए जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। अब देखिए, अब जो देखिए ऊर्ध्वाधरता जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे तो कहते हैं देशांतर रेखा। उसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। यह ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इस रेखा को और भी नाम दिया गया है मानक मध्याह्न रेखा। इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको जीएमटी लाइन भी बोलते हैं। इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी, जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा इधर है तो यहाँ से इधर भी होगा और यहाँ से इधर भी कुछ अक्षांश रेखा होगा। तो यहाँ से इधर टोटल कितना है, 90 अक्षांश रेखा, और यहाँ से इधर टोटल कितना है, 90 अक्षांश रेखा। तो 90 और 90 180, 180 और ये एक बीच वाला, तो 180 और एक 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। ठीक है, देखिए अब हम जिस तरीके से, हमारा भारत कहाँ देश है, ये भारत का ना विस्तार बोला था, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए ये अक्षांश है, अक्षांशीय विस्तार का मतलब कि भारत किन अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा भारत, देखिए पृथ्वी के इस भाग में स्थित है हमारा भारत। ठीक है, तो देखिए हमारा भारत का स्थिति, मान लीजिए यहाँ से थोड़ा बढ़ते 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 यहाँ पर आए। ठीक है, ये है अक्षांश रेखा। ठीक है, और यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ इतना दूर तक, ये पूरा में हमारा क्या है, भारत। तो यहाँ से ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है। ठीक है, तो ये ही दोनों का विस्तार अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। ठीक है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने से कितने अक्षांश के बीच में रहता है, ये बोल रहा है। जैसे देखिए यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ कितना है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, मतलब यहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तर अक्षांश में, ये उत्तर दिशा में ना, तो उत्तरी अक्षांश में ना होगा जी, और दक्षिण में होगा तो दक्षिण में होगा, मगर हमारा भारत का विस्तार बोल रहा है इसीलिए उत्तर बोला है। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, और हाँ उत्तरी गोलार्ध को ही क्या बोलते हैं, स्थल गोलार्ध। क्या बोलते हैं, स्थल गोलार्ध, और दक्षिण गोलार्ध को बोलते हैं जल गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध का मतलब होता है गोलार्ध का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो गोला प्लस अर्ध, मतलब ये पृथ्वी गोल है, इसका आधा भाग मतलब गोलार्ध, इसका आधा भाग। ठीक है, तो इसको स्थल गोलार्ध कहते हैं, इसको जल गोलार्ध कहते हैं। हमारा भारत जो है, देखिए मान लीजिए इतना में पूरा भारत है हमारा, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच हमारा भारत स्थित है। ठीक है, इतना दूर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जब ये डैश तो ऊपर दिया गया है, इसको मिनट से डिनोट करते हैं, और ये डिग्री का चिन्ह डिग्री से डिनोट करते हैं। आप लोग इतना जान ही रहे होंगे। हम डिटेल में आपको ये फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ बच्चों का बैकलॉग होगा, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए। ठीक है, तो भाई अब देशांतरीय विस्तार समझते हैं। देशांतरीय विस्तार मतलब कि इस देशांतर, देखिए ऐसी ऐसी रेखाएं हमारे पृथ्वी के गोल चारों तरफ होंगी। ठीक है, तो ऐसी रेखाओं की टोटल संख्या, देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या है 360। ठीक है, इसके इधर में 180 है, इधर इसके इस साइड में 180 है, इसके इस साइड में 180 है, 18 18 36, 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए देशांतरीय विस्तार का मतलब क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार मतलब कि भारत किस देशांतर रेखा से लेकर के किस देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो मान लीजिए कि यहाँ आते आते यहाँ पर ये 68 डिग्री आया, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरीय रेखा हुआ। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट ये पूरब की ओर में जा रहा है इधर, तो इसीलिए इसको पूरब बोलते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर
कितना तक 97 डिग्री। ये लास्ट वाला कितना हो गया 97 डिग्री। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गिजबिजाहट हो गया मगर आप ध्यान दीजिएगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं कि ऐसे ऐसे हो गया, आप ध्यान दे कर करिएगा, ध्यान दे कर लिखिएगा, नोट करिएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत हमारा ये बीच में है, तो देशांतरीय विस्तार बोला ना, तो ये देशांतरीय विस्तार मतलब कि इधर जब देशांतरीय विस्तार आएगा तो हमारा भारत मान लीजिए यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इस किस देशांतर पर ख़त्म हुआ है, तो 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पूर्व रेखा में, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में, ठीक है। तो हमारे अब समझ गए, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रोक के सीख सकते हैं, नहीं आया तो आप हमें कमेंट में लिखें। और हाँ, हम एक और बात कहना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस दबा लें ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। हम बीच में क्लास दरअसल इसलिए गैप किए थे कि हम बोर्ड का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बोर्ड हमारा हम ऑनलाइन कर दिए थे। हम सोचे कि बोर्ड आने ही वाला है 1-2 दिन में, तो बोर्ड पर पढ़ाएंगे फिर इंतज़ार करते करते बोर्ड नहीं आया, इसीलिए बोर्ड का इंतज़ार ख़त्म कर दिया। अब जब तक अब बोर्ड नहीं आता है तब तक अब कॉपी पे ही चलेगा काम। तो चलिए, कोई गड़बड़ाहट की बात नहीं है, तो इतना दूर तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, जो पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर मतलब कि लंबे, ठीक है, 2 बराबर भागों में, एक इस भाग में एक इस भाग में बांटती है, उस रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा को बोलते हैं क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इस रेखा का एक और नाम है मानक मध्याह्न रेखा, या एक और नाम है जीएमटी लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रेखा जो है कि देखिए यहाँ पर स्थित लंदन से गुजरती है, लंदन में ही एक जीएमटी करके नाम है, वहाँ से ये लाइन गुजरती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है जीएमटी लाइन। अगर मेरे से कुछ बताने उताने में मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर हमारी गलती को बताएं, क्योंकि हम जो ये अपनी जर्नी से स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जर्नी है। इसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती खामी हो जाए तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमसे क्या गलती हो रही है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग उसको पढ़ेंगे, फिर भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। हम उसको और सुधार करने की ज़रूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला, यहाँ तक हो चुका था। अब आगे देखते हैं, यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं, ठीक है, भारत के द्वीप समूहों को अगर हम सम्मिलित करते हैं तो इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित किया जाए तो उसका दक्षिण में विस्तार कितना होगा, तो उसको लिखना है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से, ठीक है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये याद रखिएगा, हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, आप लोगों को भुलाना नहीं चाहिए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस स्थान में है या किस द्वीप समूह में है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, इससे अच्छी पढ़ाई मेरे ख्याल से और कहीं नहीं होती होगी। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को लगता है कि हमसे कुछ गलती हो रही है तो आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं। वैसे तो हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम अपने स्टाइल से, हम अपने तौर तरीके से बच्चों को अच्छा ही पढ़ाएंगे, अपने छोटे भाई बहनों को अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, द्वीप समूह में स्थित है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 23 डिग्री 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री, ठीक है। उत्तरी अक्षांश रेखा मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा है, पूछेगा क्वेश्चन में कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सा नाम दिया गया है या कौन सी रेखा का नाम है, तो कर्क रेखा, ठीक है। कि कोई क्वेश्चन
ये कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ऐसे लगभग 2 भागों में बांटती है, ठीक है। करके देखा, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र एक संख्या 1.1 में स्पष्ट है। देखिए चित्र 1.1 में भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार सब अच्छे से दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। देखिए तो ये है आपका भारत। हमने इसको तिरछा कर दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था सीधे में, इसीलिए हमने आपको इस क्षेत्र को तिरछा कर दिया। देखिए भारत का यहाँ से लेकर ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई टोटल कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और भारत का इस दिशा से लेकर के इस दिशा तक टोटल लंबाई कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 2933। तो पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, तो 2933। और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, तो 3214, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चित्र को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है कि जो चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये दर्शाया गया है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है, उसके बाद सबसे कौन है, उसके बाद कौन से है। इसमें मुख्य रूप से भारत की स्थिति दर्शाई गई है कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितवें स्थान पर है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर का मतलब कि किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। मतलब ये जो विश्व का टोटल जो स्थान है, ये 2.4% जगह घेरता है, ठीक है। चित्र संख्या 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। देखिए ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये दर्शाया गया है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कनाडा का है 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है 98.0 लाख वर्ग किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। उसके बाद कौन सा है, कनाडा। कनाडा का क्षेत्रफल कितना है, 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 98 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए या अमेरिका, ठीक है। एक के बाद समझ लीजिए चीन। चीन का क्षेत्रफल है 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर। मगर इस साल से पहले चीन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश था, मगर अब जो हुआ है कि अब भारत ने पछाड़ दिया चीन को, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से विश्व के नंबर 1 स्थान पर भारत आता है अब, ठीक है। जो कि बहुत ही घातक साबित हो सकता है भारत के लिए। तो भारत सरकार को इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से ये है कितवें स्थान पर, 1 2 3 4 5वें स्थान पर है। फिर ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कौन सा है, भारत। हमारा भारत देश कितवें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वें स्थान पर, ठीक है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या है। भारत की स्थल सीमा रेखा। भारत की स्थल सीमा रेखा टोटल कितनी है, देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है, ठीक है। स्थल सीमा रेखा मतलब कि उसका जो स्थल का सीमा है वो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। जो इसका तटीय रेखा है, जो तटीय सीमा रेखा है ना, ठीक है, वो उसका दोगुना है स्थल सीमा रेखा, ठीक है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है, ठीक ना। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितना है, 6100 किलोमीटर लंबी। भारतीय द्वीपों को तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। अगर भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा को अगर जोड़ा जाए उसमें, तो टोटल तटीय सीमा रेखा कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है विश्व के 7 बड़े देश, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत।
ये क्षेत्रफल के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। भारत मुख्य रूप से कैसा आकार का है? त्रिभुजाकार का है नहीं, मगर उसका मुख्य जो आकार है माना गया है त्रिभुजाकार, मगर इसका असली आकार है चतुष्कोणीय, ठीक है। कैसा आकार है? चतुष्कोणीय, मगर आपकी किताब में दिया हुआ है त्रिभुजाकार, तो आपको याद रखना होगा त्रिभुजाकार ही, ठीक है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है। इसका उत्तरी भाग कैसा है? चौड़ा है। और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है, ठीक है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर, ठीक है, नीचे की ओर मतलब पतला होता गया है। नहीं देखे हैं कि पतला होते गया है नीचे, ठीक है। आप लोग मैप देख लेंगे एक बार तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए, इसका सबसे अंतिम जो छोर है, देखिए जो इसका सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिक्ष का रूप ले लिया, ठीक है। इसका जो सबसे अंतिम मुख है ना भारत का दक्षिण में, उसका मुख्य भूमि जो है अंतरिक्ष का रूप ले लिया, ठीक है। इससे कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी भी कहते हैं, ठीक ना। इसका दूसरा नाम क्या है? कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें और कुछ भी दिया हुआ है। समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। बच्चों, विश्व में विद्यमान अन्य अंतरिक्षों के नाम इकट्ठा करें। तो ये अंतरिक्षों के नाम इकट्ठा करने का होमवर्क आपका है, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये होमवर्क पूरा कर लिया है। कल हम ये ज़रूर पूछेंगे जब हम क्लास में आएंगे। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्र की ओर, ठीक है, समुद्र की ओर मुख्य स्थल भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग, ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र की ओर मतलब जो समुद्र की ओर रहेगा उसका जो मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ पतला भाग या संकरा भाग, संकरा का मतलब होते हैं पतला, ठीक है, जो तीनों ओर से क्या हो? समुद्र से घिरा हुआ हो, उसको अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष के नाम आपको इकट्ठा करना है, होमवर्क है। अंतरिक्ष किसे कहते हैं आप लोग हमने बता दिया। अब आगे देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, जो भारत जो है एक प्रायद्वीपीय है, मगर इसका प्रायद्वीपीय आकार होने का कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहले है पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। दूसरा, पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर, ठीक है। 3, दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। इसी की वजह से इसका जो तटीय सीमा रेखा है बहुत लंबा है तथा ये जो हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम का मतलब कौन सा दिशा? ये दिशा है, ये, ठीक है। उत्तर पश्चिम तथा एवं उत्तर पूर्व मतलब इस दिशा में, ठीक है, उत्तर पूर्व सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत स्थित है। इन तीनों स्थितियों पर कौन सा पर्वत स्थित है? नवीन मोरदार, ठीक है। तो आगे देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है भारत का, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो आगे देखिए, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, ठीक है। इन दोनों का विस्तार दोनों लगभग समान है, 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। किंतु दोनों में क्या है? 30 डिग्री का अंतर है। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। रेखा के हिसाब से तो ऊपर पृथ्वी रेखा तो अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के ऊपर से गुजरती है, ठीक है, ठीक ना। मगर जो वास्तविक में इन दोनों के बीच की दूरी जो है कि अलग अलग है, ठीक है ना। इसी का कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है। इसका कारण यही है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी तो समान रहती है, परंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं ना, वैसे वैसे कम होती जाती है, ठीक है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का, ठीक है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उसी समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है, ठीक है।
ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, ठीक ना। दोनों में कैसा क्यों होता है? 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे मतलब एक दिन में कितने देशांतर घूम जाती है? 360 डिग्री। आगे देखिए, अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक ना। तो एक मिनट में एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है उसको? तो 4 मिनट का, ठीक है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र मतलब कच्छ के बीच कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितना घंटा होता है? 2 घंटा। इसीलिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 2 घंटे का, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा फिर भी आप लोग वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा, ज़रूर आप लोग को समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा, हम जान रहे हैं कि हम थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, मगर फिर भी क्योंकि आप लोग को जल्दी थोड़ा सा ख़त्म करना है इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए हैं, मगर फिर भी मेरे ख्याल से तो मैंने स्पीड अभी तक बढ़ाया नहीं है। देखिए, भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। बोला कि भारत का मानक देशांतर का मान बताएं तो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से, ठीक है, नैनी से। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, मानक मध्याह्न रेखा को चुना जाता है तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, जब भी मानक मध्याह्न रेखा किसी भी देश का चुना जाता है तो ये देखा जाता है कि वो उस देश के बीचों बीच में है या नहीं। अगर बीचों बीच में है तो चुना जाएगा और वो 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ठीक है, ये भी, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखिए, अभी हम जान रहे हैं कि हम थोड़ा सा अभी स्लो कर रहे हैं, अभी हम उतना तो खास नहीं कर पा रहे, मगर हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो आ पाएगी, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। बस हम अभी तक मेरा 50 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है दोस्तों, सोचो। अभी तक मेरे 1 महीना से ज़्यादा हो गया मेरे इस यूट्यूब चैनल को खोले हुए, मगर फिर भी अभी तक मेरा 50 सब्सक्राइबर नहीं पूरा हुआ है। तो जैसे ही मेरा 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, हम लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम भी आप लोगों का साथ देंगे, बिल्कुल हम अभी भी आप लोग का साथ देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें थोड़ा सा। तो आगे देखते हैं, इतने दूर तक तो हो गया। कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा की एक लाइन है जो भारत को सचमुच 2 बराबर भागों में बांट देती है, नहीं। कर्क रेखा जो है काल्पनिक रेखा है। माना गया है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सब एक काल्पनिक रेखा है, ठीक ना। ये सब माना गया है, कुछ वैज्ञानिकों ने देखा था कि यहाँ से एक लाइन गुजारी जाएगी, ठीक है, गुजरेगी, काल्पनिक रेखा है ये सब, ठीक है। भारतीय कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है, हमारा पड़ोसी देश मतलब हमारा पड़ोसी राज्य मतलब हमारा बिहार, कौन सा है हमारा राज्य? बिहार। हमारा राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार का पड़ोसी राज्य कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड की राजधानी रांची से गुजरता है। और हमारे देश का पड़ोसी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। ऐसे तो बहुत सारा है, मगर कर्क रेखा किस देश से गुजरता है? बांग्लादेश। हमारा पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यही सब हो गया, और भी बहुत है, ठीक है। तो मगर जिससे कर्क रेखा गुजरता है वो है बांग्लादेश, ठीक है। आगे देखिए,
अब हमें यह देखना है कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो देशांतरीय विस्तार है या अक्षांशीय विस्तार है, इसका भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब भारत में रहने वाले लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ जो पॉइंट बना के दिया हुआ है इसको पहले पढ़ लेते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वहाँ अगर ग्रीनविच मीन टाइम में 1 बज रहा है तो यहाँ 5.5 घंटा आगे मतलब 6:30 बज रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे रहता है हमारा भारत क्या है, 5.5 घंटा आगे ग्रीनविच मीन स्टैंडर्ड टाइम से। ठीक है, भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, इसी के वजह से। ठीक है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटा पहले होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का सबसे उत्तरी किनारा कौन है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उत्तर सबसे उत्तर में यही है, राज्य में है, तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। ठीक है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है वो भारत के इसी उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर से गुजरता है। ठीक है, विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। ये जो है कि कर्क रेखा से ये अक्षांश रेखा से बहुत किनारे है, उत्तरी किनारे से गुजरती है तथा विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर पर है। ठीक है, ये जो है जो हमारा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है, ये जो है कि विषुवत रेखा से सबसे उत्तर है, सबसे दूर है, इसीलिए यहाँ जो सूर्य की किरणें हैं तिरछी पड़ती हैं। जब तिरछी पड़ती हैं तो गर्मी कम पड़ती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जहाँ सूर्य की किरणें सीधी और लंबी खड़ी गिरेंगी वहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी। जैसे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, तो वहाँ सालों भर गर्मी रहती है। ठीक है, और हमारा जम्मू कश्मीर जो है कि विषुवत रेखा से बहुत दूरी पर है, इसीलिए यहाँ बहुत कम गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ ठंड रहती है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो अत्यंत तिरछी पड़ती है, परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड मिलती है। ठीक है, इसके विपरीत भारत का दक्षिणतम भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। जो हमारा भारत का दक्षिणी भाग है उसके जो कुछ राज्य हैं, केरल हैं, तमिलनाडु है, ये सब जो है कि विषुवत रेखा के पास में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ सूर्य की किरणें कुछ सीधी पड़ती हैं, ज़्यादा तो सीधी नहीं पड़ती हैं मगर फिर भी कुछ सीधी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, सालों भर नहीं पड़ती है मगर पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, हम लोग यहाँ अगर हम लोग यहाँ स्वेटर वेटर पहने रहते हैं तो वहाँ वो लोग गंजी और लुंगी पे घूमते हैं। वाह, देखो क्या प्रकृति का नियम है। देखो, विषुवत रेखा काफी निकट है, अत्यंत यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती हैं और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों से लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। ठीक है, केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, यहाँ जो केरल में सबसे बड़ा दिन होता है फिर सबसे छोटा दिन होता है ना, इन दोनों में 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है वहाँ में यह अंतर 5 घंटे का पड़ जाता है, मतलब सबसे छोटे दिन और सबसे बड़े दिन में अंतर 5 घंटे का पड़ जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हम लोग ये जो है कि हमारा पहला चैप्टर का कुछ ही भाग था, आधा भाग था, इसका आधा भाग हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, भारत तथा विश्व में। ठीक है, तब इस यहाँ से हमारा टॉपिक अगले वीडियो में होगा डिस्कशन, और अगले वीडियो में ये जो चैप्टर है पूरा ख़त्म करा दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक और बात आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमें कमेंट में नहीं बताते हैं कि हमारे बारे में हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे वीडियो के बारे में जो भी हो, निगेटिव बातें हों, पॉजिटिव बातें हों, जो भी हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम अपने वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, हमारा एम्बिशन ही है कि आप लोग को एक ऐसी पढ़ाई कराई जाए कि आगे कंपटीशन में आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है,
थैंक यू, धन्यवाद।